अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ओबी में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने अपने सारे लेक्चर्स में क्या किया था कि हम एक सिंगल पर्सन से चले थे। हमने पहले एक पर्सन की डायनामिक्स देखी थी जिसमें हमने उसकी हिस्ट्री वगैरह देखी, बैकग्राउंड देखा। हमने देखा कि डिफरेंट कल्चर से जब लोग बिलोंग करते हैं तो कैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ से कैसे बनाते हैं, और हमने देखा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी किया था, हमने मोटिवेशन के कंसेप्ट को स्टडी किया था, हमने डाइवर्सिटी देखा था। तो उसमें हम सिंगल पर्सन को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लीडरशिप पे चले गए, कॉन्फ्लिक्ट पे चले गए, निगोसिएशन पे चले गए, वर्क टीम्स हमने देखी, हमने टीम के डायनामिक्स देखे। तो उसमें हमने क्या देखा कि हमने एक ग्रुप की फॉर्म को देखा, यानी हमने अपना कोर्स ऐसे स्टार्ट किया कि हमने पहले पर्सन के सारे बिहेवियर्स को स्टडी किया, फिर हमने एक ग्रुप बिहेवियर को स्टडी किया, और अब जब बाय द टाइम हम अपने कोर्स के एंड तक जा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में हम स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसे बनता है, और बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, किस किस तरह के लोग मिलते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है, और वो कैसे वर्क करती है। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर होगा। सबसे पहले जब हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि वर्क स्पेशलाइजेशन जो है वो क्या होती है। वर्क स्पेशलाइजेशन हमारे पास क्या होती है कि इसमें हम ये देखते हैं कि अगर एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो बहुत हाई पोजीशन पे वर्क कर रहे होंगे, कुछ उसकी हायरिंग अथॉरिटीज़ होंगी, ठीक है, वो किसी को हायर करेंगी तो वो किसी को मैनेजर की सीट पे बिठाएंगी, किसी को उसके सबऑर्डिनेट की सीट पे बिठाएंगी, कुछ उन्होंने पीएन्स वगैरह रखे होंगे, कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे। इसी तरह जो हायरिंग टीम होगी उस हायरिंग टीम को भी किसी ने हायर किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हर इंसान का जो रैंक होता है उस हिसाब से उसको क्या जॉब असाइन की जाती है, ये वर्क स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे एक ग्रुप होता है तो एक ग्रुप में अगर मेल फीमेल्स का एक ग्रुप है, जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रुप को ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा बड़ा। लेट सपोज कि हमारे पास एक 6 मेंबर्स का ग्रुप है, उसमें हमारे पास 3 जो हैं 3 मेल्स हैं और 3 जो हैं वो फीमेल्स हैं। तो जो 3 मेल्स होंगे, हर जो मेल होगा उसका वर्क दूसरे मेल से डिफरेंट होगा, और इसी तरह जो 3 फीमेल्स होंगी हर फीमेल का वर्क दूसरी फीमेल के वर्क से डिफरेंट होगा। तो ये वर्क डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें, उनकी वर्क स्पेशलाइजेशन से पता चलेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। टू व्हाट डिग्री आर द एक्टिविटीज़ सब्जेक्टिफाइड, यानी किसी भी ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन को बनाते वक्त जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे एक लीडर अपने ग्रुप को ये वर्क देता है कि आपने ये टास्क जो है ये मुझे मेल करना है लेट से 7 डेज़ में, ठीक है। तो 6 मेंबर्स का ग्रुप है तो हर एक को एक टास्क दिया जाएगा, उसमें से एक टोटल टास्क में से हर एक के काम को डिवाइड किया जाएगा कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो क्या होगा, इंडिविजुअल मेंबर को देखा जाएगा कि क्या ये एक्टिविटी उसके टास्क से मैच कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेंबर काम कर रहा है लेकिन वो गलत काम कर रहा है, तो यानी वो ग्रुप के वर्क को एज अ होल जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन बेसिकली जिस फिनोमिना पे काम कर रही होती है वो क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब यहाँ पे लेबर का जो कंसेप्ट है ये वो नहीं है जो हम अपनी आम डेली लाइफ में कहते हैं। लेबर से हम कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास का कोई पर्सन है या कोई लेबर है या मजदूर है, ये वो वाला लेबर नहीं है। ये हमारे पास बेसिकली वो लेबर है जो कंबाइन होके काम करती है कोई भी टास्क को अचीव करने के लिए। जैसे वर्क स्पेशलाइजेशन में क्या होगा कि हर बंदे को उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एक लेबर टास्क असाइन किया जाएगा। लेट्स से कि ये 3 मेंबर्स हैं, एक मेंबर क्या करेगा, उसका काम होगा कि वो डाटा को ऑर्गेनाइज करे, एक मेंबर दूसरा क्या उसको करेगा कि ऑर्गेनाइज करके वो आगे उसका काम होगा कि वो सेकंड मेंबर को मेल करेगा, थर्ड का क्या काम होगा कि वो उन दोनों को चेक कर रहा होगा, उसका काम होगा चेकिंग। तो ये जो 3 लोगों के 3 काम हैं बेसिकली ये इनकी लेबर को डिनोट कर रहे हैं, यानी हमने टोटल लेबर को जो है बच्चे डिवाइड कर दिया है कि पहले वो ऑर्गेनाइज हो गया, फिर वो डाटा मेल हो गया, फिर वो चेक हो गया।
जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो वो अपनी ऊपर वाली हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, ठीक है, और उसके पास उसको देखा जाएगा। तो इस सारे कंसेप्ट से हम क्या देखते हैं कि वर्क स्पेशलाइजेशन हमारे पास क्या होती है, द डिग्री टू विच टास्क्स आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स और सेपरेट ग्रुप्स, ठीक है। ये हमारे पास सारा वर्क स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं कि जब वर्क जो है वो स्पेशलाइज हो जाता है तो हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो किस तरह से हो रही होती है, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं विद इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन को। डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास वो बेसिक टास्क होता है जिसमें डिफरेंट जॉब्स को जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। वर्क स्पेशलाइजेशन में क्या था कि एक हमने लेट सपोज 6 का ग्रुप लिया था, तो 3-3 लोगों को अलग अलग हमने इनको अलग काम दिया था, इनको अलग काम दिया था, ठीक है। ये हमारे पास वर्क स्पेशलाइजेशन थी। डिपार्टमेंटलाइजेशन हमारे पास क्या होगी कि ये जो 3 लोग हैं, ऑब्वियसली एक का काम कोई और होगा, दूसरे का काम कोई और होगा, तीसरे का काम कोई और होगा। तो एक पर्सन किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा होगा, दूसरा पर्सन किसी और से, थर्ड पर्सन किसी और से। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर रन किया जाता है, लेट्स से कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, उसके बाद कुछ फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर अपर लेवल की जो मैनेजमेंट होती है उसमें होते हैं। लेट सपोज कि हम टीचिंग फैकल्टी की बात करते हैं, तो कई सब्जेक्ट्स होते हैं एक इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो हर टीचर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का होता है। जैसे हम ओबी पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास जो है वो बीबीए की है, लेट सपोज कि एक डिपार्टमेंट हम बीबीए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड डिपार्टमेंट कोई और टीचर होगा, वो साइकोलॉजी पढ़ा रहा होगा, ठीक है। थर्ड कोई और टीचर होगा, वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होगा। तो बेसिकली ये क्या किया हमने कि जो मेंबर्स थे 3, वो तीनों हमारे पास टीचिंग से ही बिलोंग कर रहे थे, लेकिन हर मेंबर को अलग अलग ड्यूटी असाइन की गई उसके डिपार्टमेंट की बेस पे। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गई। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्क करती हैं, जैसे जैसे उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे जैसे उनके काम होते हैं, तो अपनी लेबर फोर्स की बेस पे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट हायरिंग्स करते हैं, ठीक है। फील्ड स्टडी के लिए, फील्ड वर्क के लिए वो अलग काम के लिए लोग रखते हैं। जो लोग फील्ड वर्क में होते हैं वो टेबल चेयर पे बैठ के काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। जो ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं उनका ज़्यादातर ऑफिस वर्क ही होता है, उनका काम फील्ड में बहुत कम होता है। तो बेसिकली दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि जब आप लेबर फोर्स को डिवाइड करके हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन का कंसेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि जब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है तो कमांड्स को किस तरह फुलफिल किया जाता है। ये हम देखेंगे अपने चेन ऑफ कमांड के टॉपिक में। चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ये होता है द अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप टू द लोएस्ट लेवल, ठीक है। हमारे पास जैसे हमने मोटिवेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने थेरीज पढ़ी थी, हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ इस किस्म की हायरार्कीज बन रही थी, ठीक है। तो वो हायरार्कीज किस तरह बन रही थी कि हर स्टेप का एक एक लेवल था और हर लेवल पे एक एक काम हो रहा था। बेसिकली हमने मैस्लो की हायरार्की स्टडी की थी इस तरह। तो चेन ऑफ कमांड के कंसेप्ट को हम कैसे देख सकते हैं कि इस लेवल पे जो पर्सन बैठा होगा वो एक और काम कर रहा होगा, जो इस लेवल पे बैठा होगा वो एक और काम कर रहा होगा, जो इस लेवल पे बैठा होगा एक और कर रहा होगा, इसका लेवल और होगा, इसका लेवल और होगा, बट एज अ होल सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे होंगे और सबका एक ग्रुप गोल जो होता है वो एक ही होगा, यूनाइटेड होगा, ठीक है।
बट अपने अपने लेवल पे हर कोई डिफरेंट परफॉर्मेंस दे रहा होगा और उसका एनालिसिस भी उसी बेस पे ही किया जाएगा कि वो क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चेन ऑफ कमांड हमारे पास क्या है, टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी टॉप पे वो लोग होते हैं जो जिनकी वर्क ड्यूटीज़ कम होती हैं और उनके मुकाबले में उनको इंसेंटिव जो हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं, उनकी जॉब की जो डिमांड होती है वो ज़रा लेस होती है, वो अपने स्ट्रगल के पीरियड से गुजर चुके हुए होते हैं। जो इससे नीचे लेवल का बंदा होगा वो क्या कर रहा होगा कि वो इस लेवल से भी कांटेक्ट में होगा, इस लेवल से भी कांटेक्ट में होगा। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड पर्सन है उसकी ड्यूटीज़ जो हैं वो हो सकता है कि उसके पास फील्ड वर्क भी हो, उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल वर्क भी हो, उसने फील्ड के लोगों से भी मैनेज करना होगा जो उसके नीचे लेवल के होंगे, उसने अपनी अपर अथॉरिटीज़ को भी जवाब देना होगा जो 1 और 2 पोजीशंस पे बैठे होंगे। ठीक है, इसी तरह नंबर 4 और इसी तरह नंबर 5, यानी टॉप से हम चले हैं, टॉप पे कौन लोग हैं जिनका काम कम है, लेट सपोज कि वो कोई मैनेजरियल पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं या फिर हायरिंग अथॉरिटीज़ हैं, और लोअर लेवल पे कौन लोग हैं जिनका काम जो है वो थोड़ा सा लेबोरियस है, जिनका काम ज़रा ज़्यादा है, जिनके वर्किंग आवर्स ज़रा ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये चेन ऑफ कमांड है, यानी ये वाला 1 जो है ये 2 को ऑर्डर दे रहा है, 2 3 को ऑर्डर दे रहा है, 3 4 को ऑर्डर दे रहा है और 4 5 को ऑर्डर दे रहा है। तो कमांड जो है वो बेसिकली चेन की फॉर्म में चलती हुई आ रही है, दिस इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज चेन ऑफ कमांड। ठीक है, ये हमारे पास था चेन ऑफ कमांड का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि एक अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी क्या होती है जो अपर पोजीशन पे एक पर्सन के पास होती है। लेट्स सपोज कि हमारी इस पिरामिड में अथॉरिटी 1 और 2 के पास होगी, जाहिर है उनकी पोजीशन ज़्यादा ऊंची है तो उनके पास थोड़ी ज़्यादा लेवल की अथॉरिटी होगी, और जो 4 और 5 हैं उनके पास ज़रा कम होगी, और 3 वाले पे ज़रा मिडल लेवल की अथॉरिटी होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड, यानी जो आपको काम दिया जा रहा है, जो आपको कमांड दी जा रही है, इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उसको फुलफिल करें। अब 5 को जो ड्यूटी दी जा रही है 4 की तरफ से, 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पूरा करे। ठीक है, 4 की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 से भी कोऑर्डिनेशन में वर्क करे और 5 को भी ऑर्डर दे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इट्स लाइक अ चेन, इट इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड सो ऑन। लेट सपोज कि कोई बहुत बड़े लेवल का काम है तो हो सकता है कि नीचे भी कोई पोजीशंस हो, तो 6 और 7 पे भी जा सकता है काम। ठीक है, तो ये था हमारा चेन ऑफ कमांड। नेक्स्ट जो हम लेवल पढ़ेंगे वो हमारा होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल का। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन डायरेक्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में एक पिरामिड को स्टडी किया चेन ऑफ कमांड में, तो क्या होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल में, स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये होगा कि एक बंदा एक टाइम में जितने लोगों को ऑर्डर दे सकता है वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। लेट्स सपोज कि ये नंबर 1 पे बैठा हुआ एक पर्सन है और ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, तो 1 जो है एट अ टाइम 2 3 4 3 लोगों को ऑर्डर दे के काम करवा रहा है। ठीक है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना हो जाएगा 3। लेट्स सपोज कि कोई और एक और काम हो रहा है, उसमें यहाँ पे 5th लेवल है, यहाँ पे 1st लेवल है, तो इससे नीचे कितने लेवल्स होंगे 4, तो उस पर्सन का स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल वो है कि एक पर्सन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एक वक्त में कितने लोगों से काम करवा रहा है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमारे पास क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन हमारे पास ये होती है द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। सेंट्रलाइजेशन ये है कि एक जो डिसीजन मेकिंग है, एक यूनिटी है वर्कफोर्स की, वो किस हद तक मेंटेन की जा रही है। लेट्स सपोज ये वाला जो 3 पर्सन है, इसको सेकंड वाला पर्सन कहता है कि मैं आपको ये फाइल दे रहा हूँ
आपने ये 24 आवर्स तक मुझे ये फ़ाइल रिटर्न करनी है, आपने इस पर ये वर्क करना है। उस फाइल पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 3 क्या करेगा, हो सकता है कि उसके लेवल पे बैठे हुए कोई और भी 1-2 लोग हों, तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और वो क्या करेगा, वापस अपने 2 को जवाब देगा। या हो सकता है कि 2 उसको ये कहे कि मैं आपको ये काम दे रहा हूँ, आप अपने सबऑर्डिनेट के पास भी ये लेके जाएं, नंबर 4 के पास भी ये लेके जाएं। तो वो क्या करेगा, 3 की ड्यूटी होगी कि वो 4 को भी शामिल करेगा बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन, यानी डिसीजन मेकिंग का फैक्ट कि कौन सा डिसीजन किस टाइम में करना है, किस वर्क को कितने काम में करना है। मेरे बॉस ने मुझे काम दिया है तो मैंने उसको किस तरह से इफ़ेक्टिवली करना है, कितने टाइम में करना है, सो दैट कि मैं जल्दी में काम ख़राब भी ना कर दूं और मैं अच्छी तरह एक रिस्पॉन्सिबल वर्कर होते हुए उस काम की जो एक बाउंड्री है, उसकी एफिशिएंसी है, उसको मेंटेन भी रखूं। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जितनी अच्छी सेंट्रलाइजेशन होगी उतना ही चेन ऑफ कमांड अच्छा चलेगा और उतना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो गुड वर्क करेगा। जब वो गुड वर्क करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी एज अ होल अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फॉर्मलाइजेशन का। फॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या होती है, इट इज़ द डिग्री टू विच जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड। यानी जब कोई भी आपको किसी जॉब में हायर किया जाता है तो एक पैनल बैठा होता है जिसको आप इंटरव्यू देते हैं और लेट सपोज कि विद इन अ डे और 2 आपको कॉल आ जाती है, आपको बुला लिया जाता है। तो क्या होगा, जब आप फर्स्ट डे जाएंगे तो आप बिल्कुल वहाँ पे न्यू होंगे, आपको बताया जाएगा कि आपकी ये ड्यूटी है, यहाँ आपने बैठना है, ये आपका वर्क है। तो आप देखेंगे कि मुझे जिस पोजीशन के अगेंस्ट जो है वो हायर किया गया है, या मुझे जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बात बताई गई थी, क्या ये वही ड्यूटीज़ हैं जो मुझे बताई गई थी, क्या ये चीज़ें मेरी ड्यूटी को, मेरे क्वालिफ़िकेशन लेवल को, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो मैंने साइन किया उसको जस्टिफाई कर रही हैं, उस स्टैंडर्ड पे आ रही हैं। अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड पोजीशन पे काम कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी जॉब स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। क्या होगा कि बाय द टाइम आप आगे प्रोग्रेस करेंगे, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो कम होता होता मज़ीद कम हो जाएगा और आप वर्क जो है वो नहीं करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो स्टैंडर्ड ही होता है जो किसी भी अनफॉर्मल आपकी ड्यूटी को फॉर्मल बना देता है, इसलिए हम इसको फॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं। जाहिर है एक चीज़ का स्टैंडर्ड होगा, वो अपने स्टैंडर्ड पे, एक प्रिंसिपल पे एथिकली वर्क करी होगी, तभी वो फॉर्मल ड्यूटी देगी ना। तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि ये फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है जी। आगे हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है बाउंड्री स्पैनिंग का। बाउंड्री स्पैनिंग। बाउंड्री स्पैनिंग हमारे पास क्या होता है, इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स आउटसाइड देयर फॉर्मली असाइंड ग्रुप्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स आउटसाइड द ग्रुप कोई रिलेशन बना रहे हो। लेट सपोज कि ये आपके पास एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसमें हम क्या कह देते हैं कि इसमें 4 पीपल हैं। लेट सपोज दिस इज़ अनदर ग्रुप, ये हमने सर्कल बड़ा बनाया है तो हम इसको कह देते हैं कि ये इसमें 5 पीपल हैं। अब ये 4 पीपल जो हैं ये आंसरेबल होंगे अपने उस टास्क के लिए जो उनको दिया गया है, ये 5 पीपल उस काम के लिए आंसरेबल होंगे जो उनको दिया गया है, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप इस ग्रुप से इंटरेक्शन करके कोई रिलेशन बना ले, या ये वाला ग्रुप इस ग्रुप से इंटरेक्ट करके कोई रिलेशन बना ले, तो हम उसको कहेंगे बाउंड्री स्पैनिंग। यानी ये वाला ग्रुप मेंबर अपने इस बाउंड्री से निकला है। लेट सपोज कि ये मेंबर ए था और इस वाली ग्रुप का मेंबर बी था, तो ए और बी ने अगर आउटसाइड देयर वर्क रिलेशनशिप कोई एक फ्रैंकनेस डेवलप किया है, एक रिलेशनशिप डेवलप किया है कि वो एक लंच टाइम में या ब्रेक टाइम में या कोई अपनी जो उनका डोमेस्टिक टाइम पीरियड होता है उसमें जाके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, ठीक है।
तो वो क्या कर रहे होंगे, बाउंड्री को स्पैन कर रहे होंगे। हम उस चीज़ को कहेंगे कि ये हमारी बाउंड्री स्पैनिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बना। वर्क स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, वर्क स्पेशलाइजेशन कैसे हो रही थी, लेबर फोर्स थी, फिर उससे डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही थी, चेन ऑफ कमांड चल रही थी, स्पैन ऑफ कंट्रोल था, सेंट्रलाइजेशन थी, फॉर्मलाइजेशन और ये बाउंड्री स्पैनिंग। अब हम देखते हैं कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क्स कौन कौन से होते हैं, यानी वो कौन कौन से हमारे पास एक जनरल सेटअप्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं। कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क्स, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क्स हमारे पास क्या होते हैं। नंबर 1, इसमें हमारे पास आ जाता है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क हमारे पास क्या होता है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ी थी कि एक डिपार्टमेंट का बंदा ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ये किसी और फील्ड में है, ये किसी और फील्ड में है और ये किसी और फील्ड में है। तो इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो लो है, ठीक है। वाइड स्पैन्स ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो बहुत वाइड है। और थर्ड क्या चीज़ है, लिटर फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन भी जो है वो बहुत कम है। सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारी डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो बहुत लो लेवल की है, नियर टू ज़ीरो, स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारे पास बहुत कम है और फॉर्मलाइजेशन भी हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। यानी ये भी लो लेवल का है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो इसलिए हम इसको सिंपल कह रहे हैं, यानी हर चीज़ शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में है, तो ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है ब्यूरोक्रेसी का, द सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था कि जिसमें ये सब चीज़ें बहुत कम थी। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है ब्यूरोक्रेसी का। वो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हाईली रूटीन ऑपरेटिंग टास्क होते हैं, यानी ये वाला जो लेवल होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का, ये बहुत हाई लेवल पे होता है। रेगुलर रूल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, यानी फॉर्मलाइजेशन जो इसमें कम थी वो भी बहुत हाई होती है। और क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बहुत हाई होता है, ठीक है। यानी इसमें हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल लेट सपोज कि अगर इतना था, तो ब्यूरोक्रेसी में हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो इतना हो जाता है। यानी ये सिंपल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा कम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें अगर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स थे, तो लेट सपोज इसमें हमारे पास 5 to 6 हो जाएंगे। फॉर्मलाइजेशन अगर हमारे पास डिग्री 2 की थी, तो इसमें हमारे पास डिग्री 4 और 5 पे चली जाएगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर हमारा हाफ डायमीटर का था, तो इसमें वो 3 to 4 सेंटीमीटर्स के एरिया पे चला जाएगा, ठीक है। हम इसको सेंटीमीटर्स में मेजर नहीं कर रहे, मैं ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि लेट सपोज अगर ये इतना सर्कल था, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी में जाके इतना हो गया, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेक्स हो गया। अब ये उसी तरह ही वर्क कर रहा होगा, उसी तरह लेबर फोर्स होगी, फॉर्मलाइजेशन हो रही होगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, रिलेशनशिप हो रहे होंगे, लेकिन क्या होगा, हर लेवल पे स्ट्रिक्टनेस होगी और डिपार्टमेंटलाइजेशन हर लेवल पे बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है डिपार्टमेंट नंबर 1 में मज़ीद डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही हो,
डिपार्टमेंट नंबर 2 में और भी 2 to 3 हो, डिपार्टमेंट नंबर 3 में और हो, तो बहुत ज़्यादा जो है ये कम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, इसलिए हम इसको सिंपल से नेक्स्ट डिग्री में ले जा रहे हैं और हम इसको ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि वो हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। नंबर 3, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, दैट क्रिएट्स यूजुअली डुअल लाइंस। डुअल लाइंस कौन सी होती हैं, डुअल मीन्स 2, यानी 2 लाइंस एक ही टाइम में जा रही हैं और इस लाइन में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है और इस लाइन में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है। ठीक है, और ये साइड बाय साइड पैरेलली वर्क कर रही हैं। हो सकता है कि इसका वर्क जो है वो सेम हो, इसका वर्क जो है इधर से 3 के साथ मिला हुआ हो और इसका वर्क जो है इधर से इधर 2 के साथ मिला हुआ हो, लेकिन काम जो है वो साइड बाय साइड ही कर रहे हैं, पैरेलल ही कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हाईली फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। किस तरह कि इसमें वर्क ड्यूटीज़ जो हैं वो पैरेलल फॉर्म में काम कर रही होती हैं, यानी ये अपना इधर का काम भी कर रहे हैं 1 2 3 वाले जो लोग हैं और एट द सेम टाइम वो इससे भी ऑर्गेनाइज होकर काम कर रहे हैं। सिंपल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या था कि 1 2 3 4 था, हर बंदा अपने लेवल पे काम कर रहा था, जबकि इसमें क्या है कि ये इस लेवल के 3 से भी इंटरेक्शन में है, हो सकता है कि 2 से भी इंटरेक्शन में हो सकता है कि 1 से भी इंटरेक्शन में हो। तो ये हाईली इंटरेक्शनल स्ट्रक्चर है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा होती है कि समटाइम्स उस कम्प्लेक्सिटी की वजह से भी हमारा काम जो है वो ख़राब हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम उनको रैंक करते हैं, तो जो हमारे पास एक बेस्ट स्ट्रक्चर आता है स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली, फंक्शंस के अकॉर्डिंगली, वो हम कहते हैं कि वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। वो किस तरह कि वो इतना ज़्यादा पैरेलली वर्क नहीं कर रही थी, वो क्या था कि एक एक लेवल पे हर पर्सन जो है वो अलग वर्क कर रहा था। डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही थी लेकिन पैरेललाइजेशन नहीं हो रही थी। इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन भी हो रही है, पैरेललाइजेशन भी हो रही है, तो इसलिए जो टास्क है वो बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर बेसिकली बन किस तरह रहा होता है। हमने देखा कि कुछ वर्क फोर्सेस थी, लेबर्स वर्क कर रही थी, वो एक दूसरे से मिलके काम कर रही थी, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही थी जिसको हमने फर्दर आगे भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लेवल्स थे, स्पैन ऑफ कंट्रोल था, चेन ऑफ कमांड्स थी, सेंट्रलाइजेशन थी, फॉर्मलाइजेशन थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये सारे कंसेप्ट जब हो जाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर में हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े। नंबर 1 हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि आम सा एक सादा सा फ्रेमवर्क को लेके चल रहा था, हर बंदा सीधी एक लाइन में अपना वर्क कर रहा था, किसी एक पर्सन को किसी दूसरे से सिर्फ काम की हद तक इंटरेक्शन हो रही थी, आउटसाइड द वर्क रिलेशनशिप कोई नहीं था, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बहुत कम था, फॉर्मलाइजेशन भी बहुत कम थी। फिर हमने स्टडी किया नंबर 2 पे ब्यूरोक्रेसी को। इसमें क्या था कि एक लेवल पे फर्दर और भी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही थी लेकिन वर्क जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा था। फिर हमने कहाँ चले गए, हम 3rd नंबर पे चले गए जिसको हमने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कह दिया कि हमारा वर्क बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स था, हर बंदा अलग अलग लेवल पे काम कर रहा था, डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई भी थी लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहा था और समटाइम्स वो इंटरेक्शन इतना कम्प्लेक्स हो रहा था कि जो कंसेप्ट है काम का वो ख़राब भी हो रहा था और लोग जो हैं वो एक दूसरे के काम में समटाइम्स इंटरफेयर भी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।